साल 2024 में रेलवे में 2 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी, जिसमें से 5000 वैकेंसीज करीब आरपीएफ की निकाली जा चुकी है। ये एग्जाम भी बहुत जल्द कंडक्ट हो जाएंगे। आपकी क्या रणनीति है? आपको पता होना चाहिए, आरपीएफ के एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 में से 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 35 रीजनिंग के होंगे और बाकी बचे 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीएस के होंगे। अब इस जीएस से निपटा कैसे जाए? क्योंकि आरपीएफ या रेलवे के एग्जाम्स का पैटर्न बहुत अलग होता है। वहां पर जीएस थोड़े दूसरे तरीके की आपसे पूछी जाती है, एसएससी की तरह नहीं पूछी जाती है। यहां पर साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वेटेज बहुत ज्यादा होता है, करंट अफेयर में उतना वेटेज नहीं होता है। तो इन पैटर्न्स के आधार पर आप किस तरीके से तैयारी करोगे, क्योंकि सिलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ जीएस की ही वजह से होना है और रुकना भी सिलेक्शन जीएस की वजह से। आपको सिलेक्शन लेना है या सिलेक्शन आपको रोकना है, ये डिपेंड आप पर करेगा। ये किताब मैंने कंपाइल इसी वजह से करी हुई है। आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए किताब रेलेवेंट है। इसमें मैंने 260 से ज्यादा रेलवे के जो पेपर्स हैं जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, उन सारे पेपर्स को सॉल्व करके दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, करीब करीब 3500 सबसे बेहतरीन जीएस के क्वेश्चन भी मैंने इस किताब में ही कंपाइल किए हुए हैं। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें मैंने चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चन दिए हैं और साथ में पेपर वाइज भी क्वेश्चन दिए हैं कि कौन से वर्ष में रेलवे के किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके का कंपाइलेशन आपको रेलवे का कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सच में इस बार रेलवे में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो इस किताब को आप आज ही अपने पास मंगा सकते हैं अमेजॉन से ऑर्डर करके। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप चाहे किसी भी राज्य में हो, घर बैठे आप इस किताब की मदद से तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में, जीएस में इसके अलावा आपको कुछ और सोर्सेस पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने इस किताब में दे दी। नौकरी भले ही कितनी सारी हो, सिलेक्शन सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास सही रणनीति होगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 15 और 16 मई दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैंने दिया हुआ है। पहले बात करेंगे क्वेश्चन की। मैंने आपसे परसों के वीडियो में क्वेश्चन ये पूछा था कि केंद्र सरकार के द्वारा महिला शक्ति केंद्र जो चलाए जा रहे हैं, तो ये हर एक राज्य में चलाए जा रहे हैं, हर एक यूटी के अंदर चलाए जा रहे हैं। तो वहां पर इन केंद्रों को चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो खर्चे का अनुपात है वो क्या है? मतलब कहने का कि इन केंद्रों को चलाने के लिए जितनी भी लागत लगती है, उस लागत का कितने प्रतिशत केंद्र सरकार देती है और कितना स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इसका सही आंसर है 60-40। यहाँ पर 60% खर्चा वहन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा और 40% स्टेट गवर्नमेंट इसको होल्ड करती है। एक यहाँ पर और चीज ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे कि आसाम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में यही अनुपात 60-40 का ना रहकर 90-10 का हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो महिला शक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार 90% खर्चा वहन करती है और स्टेट गवर्नमेंट 10% खर्चा इसका वहन करती है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, जिसको टीसीएस के नाम से जाना जाता है, टीसीएस ने फैसला लिया है कि अपना ग्लोबल एआई सेंटर कहां पर स्थापित करेंगे। तो टीसीएस अपना नया ग्लोबल एआई सेंटर पहली बार स्थापित करने जा रही है पेरिस में। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई ग्लोबल एक्सीलेंस सेंटर टीसीएस दूसरे कंट्री में स्थापित कर रही हो। यहाँ पर एआई सेंटर पहली बार ये स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा नेटवर्किंग सेंटर ये और भी कंट्रीज में स्थापित कर चुके हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क में टीसीएस का सेंटर है, लंदन में भी टीसीएस का सेंटर है, एम्स्टर्डम में भी है, पिट्सबर्ग में भी है, टोरंटो में भी है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये स्थापित करने जा रहे हैं पेरिस में। टीसीएस की स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है के कृतिवासन। कौन है? के कृतिवासन। इनका नाम आप ध्यान रखें क्योंकि 10 महीने पहले ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। हाल ही में जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, इनका नाम है आभा खटुआ। आभा खटुआ के द्वारा एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया गया है शॉर्ट पुट थ्रो में। इन्होंने पुराना जो नेशनल रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है और इस बार नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने कितने मीटर का शॉर्ट पुट फेंका है? तो इस बार इन्होंने 18.41 मीटर का शॉर्ट पुट फेंका है, जिससे कि नेशनल रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले जो नेशनल रिकॉर्ड था वो 18.06 मीटर का था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो इनके अलावा उत्तर प्रदेश की किरण बालिया ने, इन्होंने 16.5 मीटर का शॉर्ट पुट फेंका है। एंड दिल्ली की सृष्टि विज हैं, इन्होंने 15.8 मीटर का शॉर्ट पुट फेंका हुआ है। तो आप ये नाम जरूर ध्यान रखें, आभा खटुआ। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड फुटबॉल डे डिक्लेयर किया गया है। तो अब से हर वर्ष कौन से दिन विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये दिवस हुआ करेगा 25 मई।
और 25 मई को ही क्यों चुना गया, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फीफा की स्थापना सन 1904 में करी गई थी, लेकिन 1904 से लेकर 1924 तक के बीच में, इन 20 सालों में कोई भी ऐसा फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं खेला गया था जिसमें पूरे दुनिया के देशों ने हिस्सा लिया हो। लेकिन 1924 में पहली बार ऐसा हुआ, पेरिस में ओलंपिक्स आयोजित किए गए थे। वहां पर पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट वर्ल्ड लेवल का हुआ था, और ये तारीख थी 1924 में 25 मई की। इस वजह से 25 मई को ही वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में अब से हर वर्ष मनाया जाएगा। और इसका फैसला अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 80वीं मीटिंग थी, वहां पर लिया गया। वहां पर 193 मेंबर कंट्रीज ने इस बिल को सपोर्ट किया और बड़ी आसानी के साथ इसको यहाँ पर रेजोल्यूशन के रूप में पास कर लिया गया। हाल ही में भारत के कितने ऐसे साहित्यिक कार्य हैं जिनको यूनेस्को में जगह दी गई है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के अंदर? तो आपको पता ही है, दुनिया भर के जो हेरिटेजेस हैं उनको यूनेस्को अपने हेरिटेजेस लिस्ट में जगह देता है। उसी तरीके से दुनिया भर के जो साहित्यिक कार्य हैं जो कि सबसे बेस्ट माने जाते हैं, उनको यूनेस्को के द्वारा मेमोरी वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में भी शामिल किया जाता है। तो इसका जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड लेवल का रजिस्टर अलग है और एशिया पैसिफिक का रीजनल रजिस्टर अलग है। यहाँ पर भारत के टोटल 3 ऐसे लिटरेरी वर्क हैं जिनको जगह दी गई है। अब ये 3 कौन कौन से हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला तो है रामचरितमानस, ठीक है, और जिसको लिखा है किसने? तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। तो रामचरितमानस को भी यूनेस्को ने अपने रीजनल रजिस्टर में जगह दी है। अब दूसरी इसमें जो चीज है, ये है पंचतंत्र, ये जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और तीसरी है जिसका नाम है सहृदय लोकन। क्या नाम है? सहृदय लोकन। और इसको कंपोज किया गया है आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा। इसके अलावा भी और कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे यूनेस्को ने मेमोरी एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में उनके लिटरेरी वर्ड्स को जगह दी है। वो सारी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे दी है, तो आप पीडीएफ में एक बार देख लीजिएगा। बाकी यूनेस्को की अगर बात करें, 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस और इसके डायरेक्टर जनरल हैं एंड्रू अजूले। कौन है? एंड्रू अजूले। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है, इसके नए चेयरपर्सन के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अब से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए चेयरपर्सन होंगे एन चंद्रशेखरन। और एन चंद्रशेखरन जो है ये टाटा सन्स के भी चेयरपर्सन है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये टाटा ग्रुप के अंदर सबसे नई कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2020 में करी गई थी सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। इवन इतना ही नहीं, आज की डेट में एप्पल के द्वारा भारत में जो एप्पल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है, तो वो जो आईफोन्स हैं वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ही बनाती है एप्पल के लिए भारत में। और टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि लगभग हर एक क्षेत्र में ही है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, अभी आ चुके हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये कंस्ट्रक्शन में भी है। तो एन चंद्रशेखरन लगभग इनकी ज्यादातर यूनिट्स के चेयरपर्सन है इस टाइम पे। ये कौन सा बैंक है जो कि पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसको इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर के रूप में जगह मिल गई है? मतलब आज तक कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जिसको इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर के रूप में जगह मिली हो। तो ये पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया है। अब समझ लेते हैं ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है क्या। ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित है। पहली चीज तो ये एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर जो बैंक्स वगैरह हैं या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे दुनिया भर में ट्रेड कर सकती हैं गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर, ठीक है। जैसे कि सोने का निर्यात करना है या आयात करना है, उसको लेकर ये ट्रेड कर सकते हैं। तो भारत अभी तक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक है अभी तक का जिसको ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर मेंबरशिप मिल गई है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, 1994 में स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना सन 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। यह कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा भारत का पहला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया गया है डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटजी के अंतर्गत? तो ये कंपनी है बजाज फिनसर्व। अब सवाल ये उठता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है क्या?
बजाज फिनसर्व एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं अपने कस्टमर्स के लिए। अगर आप तरह तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाने की जरूरत नहीं है। बजाज फिनसर्व का कहना है आप इनके एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अपना फंड रखिए और आप पहले से ही इसमें एलोकेशन दे सकते हैं कि आपके अकाउंट में जितना भी फंड आए उसका मान लेते हैं 40% आप चाहते हैं गोल्ड में चला जाए ऑटोमेटिक, 20% ऑटोमेटिक सिल्वर में चला जाए, 30% स्टैक्स में चला जाए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक डिविडेंट होता जाएगा, मतलब बाइफरकेट ये होता चला जाएगा अलग अलग ट्रेड में। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि बजाज फिनसर्व के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना साल 2007 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे और बजाज फिनसर्व के सीएमडी है इस टाइम पे संजीव बजाज। कौन है? संजीव बजाज। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर एक पैक्ट साइन किया है? तो ये है हमारा नई दिल्ली का एम्स, जो कि सबसे पुराना एम्स है। और एम्स ने ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है लंदन में। ठीक है, इनके साथ ये पैक्ट साइन किया है आने वाले समय में मेडिकल क्षेत्र को लेकर दोनों ही इंस्टीट्यूशंस इनोवेशंस और रिसर्च के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ काम भी करते हुए दिखाई देंगे और एजुकेशन को लेकर भी पैक्ट साइन करेंगे। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉन्फ्रेंस डायलॉग का आयोजन किया गया अफ्रीका वाले रीजन को लेकर। ये जो मीटिंग है ये कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो ये अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित करी गई और इसमें भारत और अमेरिका दोनों ने इस विषय पर चर्चा करी है कि अफ्रीका वाले रीजन में दोनों देश किस तरीके से एक दूसरे को बायलैटरल रिलेशन के अंतर्गत ट्रेड एंड कॉमर्स में बढ़ावा दें। अल्टीमेटली अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब ये है कि अफ्रीका वाले रीजन में किस तरीके से व्यापार किया जाए कि भारत और अमेरिका दोनों को फायदा हो। ये इसका मेन उद्देश्य था। इससे पहले भी G20 की अध्यक्षता जब भारत कर रहा था पिछले साल, उस टाइम पर इस बात को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में चर्चा हुई थी कि आने वाले समय में इस तरीके के डायलॉग्स को कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि अफ्रीका वाला रीजन जो है ये मिनरल्स के मामले में काफी रिच है और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि अफ्रीका रीजन में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। वैसे क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अगर पता है तो आपको। यह कौन सा मंत्रालय है जिसने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है और ये 2 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं? किसके अंतर्गत? ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ टाइम पहले नमो ड्रोन दीदी योजना लॉन्च करी गई थी। इसका मेन उद्देश्य है कि भारत में जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि आज की डेट में ड्रोन्स के बहुत सारे फायदे हैं। ड्रोन से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आज ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों में बीज भी डालता है, किसान अपने खेतों में खाद वगैरह या यूरिया वगैरह भी उसी से छिड़काव करता है। ठीक है, इतना ही नहीं, उससे निगरानी भी करता है किसान। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर शहरों में बात करें तो आज की डेट में हर एक शादियों में या फिर हर एक प्रोफेशनल इवेंट्स में भी ड्रोन्स का यूज किया जाता है। तो ड्रोन्स लगातार उपयोग में आते जा रहे हैं और लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं और ये यूजफुल भी बहुत है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ ये पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट के अंतर्गत महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड भारत के अंदर 500 गांव में रहने वाली महिला फार्मर्स जो है उनको ड्रोन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से वो मॉनिटरिंग कर सकें अपने खेतों की, किस तरीके से प्लांटिंग कर सकें सीड्स के माध्यम से, मतलब बीज वगैरह फैला सकें। तो ये इसका मेन उद्देश्य होगा। और ये जो योजना है इसको नारी विकसित बेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है इसी साल 11 मार्च 2024 को। एक एआई फ्रेमवर्क है जिसका नाम है हनुमान। कुछ लोग इसको हनुमान भी बोल दे रहे हैं, बट ये हनुमान नहीं है, ये हैनुमैन है। ठीक है, तो हैनुमैन एआई प्लेटफॉर्म जो है इसको कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो इसको टोटल 98 भाषाओं में लॉन्च किया गया है दुनिया भर की। इन 98 भाषाओं में से 12 भारतीय भाषाओं को ये एआई प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। इस एआई प्लेटफॉर्म का आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके के अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से। पहली चीज तो आप एजुकेशन पर्पज से इसका यूज कर सकते हैं। जो चीज आप गूगल से पूछते हैं वो आप इससे पूछ सकते हैं।
ये आपको अपडेटेड फॉर्मेट में बताएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेडिकल क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में और एआई स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, गवर्नेंस हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इन सभी क्षेत्रों में ये आपको बहुत ही आसानी से और सटीक जवाब देता है। इतना ही नहीं, चैट जीपीटी की तरह आप इससे बोल के पूछेंगे, यह आपको बोल के भी बताएगा और लिख के भी बताएगा। तो ये टेक्स्ट एंड स्पीकिंग दोनों ही फॉर्म में आपको रिवर्ट करता है। और ये जो हनुमान एआई प्लेटफॉर्म है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो आप इन कंपनीज के नाम जरूर ध्यान रखें। एक कंपनी है जिसका नाम है 3AI होल्डिंग। इन्होंने इसको सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर के साथ मिलकर लॉन्च किया है। 2024 के सत्र में, मतलब 2023 से 24 के सत्र में, पिछले एक साल में भारत के जितने भी सरकारी बैंक हैं उनका टोटल नेट प्रॉफिट कितना रहा है, तो नेट प्रॉफिट रहा है 1.4 लाख करोड़। मतलब आप बोल सकते हो 1,40,000 करोड़ नेट प्रॉफिट दर्ज किया है सरकारी बैंकों ने। लेकिन इसमें आपको एक आंकड़ा जानकर हैरानी होगी, 1,40,000 करोड़ में अगर देखा जाए तो एसबीआई ने अकेले यहाँ पर 61,000 करोड़ का मुनाफा दर्ज कराया है। मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हो करीब करीब मैक्सिमम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही प्रॉफिट कमाया है। एसबीआई के अलावा जो दूसरा है यह है पंजाब नेशनल बैंक। इन्होंने 8,245 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज कराया है। तो आप देख सकते हो एसबीआई कहाँ 61,000 करोड़ और कहाँ पंजाब नेशनल बैंक 8,000 करोड़। दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो पहले नंबर पे एसबीआई है, दूसरे नंबर पे पीएनबी है, बाकी सारे बैंक पीएनबी से भी नीचे हैं। तो आप ये समझ लीजिए 1,40,000 करोड़। लेकिन अभी तक का बैंकों के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो बात करें तो 2022 से 23 के सत्र में ये जो प्रॉफिट था ये करीब 1 लाख करोड़ था। लेकिन इस बार सीधे सीधे करीब 35। ये कौन सा देश है जो कि अमेरिका को पछाड़ते हुए 2023 से 24 के सत्र में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है? तो ये है चाइना। यहाँ पर मैंने पूरी टेबल आपको दे दी है। चाइना नंबर 1 पे रहा है, इससे पहले अमेरिका था, तो अब अमेरिका दूसरे नंबर पे आ गया है। तीसरे नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात है, चौथे नंबर पे रूस रहा, पांचवें नंबर पे सऊदी अरेबिया रहा। लिस्ट काफी लंबी है, पूरी मैंने आपको दे दी है पीडीएफ में, वहां से भी आप देख लीजिएगा। छठवें नंबर पे सिंगापुर है, सातवें पे इराक और आठवें नंबर पे इंडोनेशिया है। यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी टर्म दिया हुआ है। हालांकि चाइना के साथ हमने व्यापार तो सबसे ज्यादा किया है, ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये नहीं है कि इंपोर्ट हमने चाइना के साथ काफी ज्यादा किया है। उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट देखें तो केवल 15,000 करोड़ का ही एक्सपोर्ट किया है। ये करोड़ में दिए हुए फॉर्म है। लेकिन अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका के साथ हमने 37,000 करोड़ का इंपोर्ट किया है, जबकि एक्सपोर्ट हमने अमेरिका को 70,000 करोड़ का किया है। तो ये साइंस अच्छे हैं। हम जब इस तरीके का ट्रेड करेंगे जो हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं तो ही हम बहुत आगे और तेजी से बढ़ पाएंगे। हमें चाइना वाला ये जो साइन है, ये जो ट्रेड रिलेशन है, इसको लगातार कम करते जाना है, क्योंकि एक विकसित देश बनने के लिए हमें इंपोर्ट को लगातार कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाते जाना है। आप सभी अगर इस साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको सिर्फ सटीक स्ट्रैटेजी के साथ सटीक स्टडी मटेरियल की ही ज़रूरत है। रेलवे के लिए मैंने अपनी अलग से एक किताब लॉन्च कर दी है। ये किताब क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में है। इस किताब की खास बात यह है 2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई और असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, हर एक एग्जाम के जितने भी आपके पेपर थे वो सब पेपर सॉल्यूशन फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ जीएस की बात नहीं हो रही है, गणित, रीजनिंग, जीएस और इसके अलावा जो आपका जनरल साइंस होता है जो कि स्पेशली रेलवे में पूछा जाता है, वो सारे कुछ मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। और ये तो अब बात हो गई पेपर की। पेपर के अलावा जीएस के करीब 3500 सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको रेलवे के लिए दिए हैं इस किताब में। इस किताब का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप आज ही आरपीएफ के एग्जाम के लिए इसको मंगा सकते हैं। और स्टैटिक जीके तो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो एसएससी का हो चाहे स्टेट का एग्जाम हो। इस किताब के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। इसमें मैंने 2000 से ज्यादा टीसीएस पैटर्न पर आधारित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि पिछले कई वर्षों में आपसे पूछे गए हैं। और हर एक टॉपिक स्टैटिक जीके का मैंने टेबल के फॉर्मेट में अलग से कवर किया हुआ है। तो ये किताब भी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं इन दोनों किताबों को। ये कौन सा संस्थान है जिसने यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत की काउंसिल के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और
ये कहीं ना कहीं तो ये संस्थान है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है ये भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम करता है। तो आने वाले समय में भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में एक दूसरे को और ज्यादा सहयोग करेंगे। ध्यान रहे, अभी मैंने आपको बताया यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये तीसरा हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इस टाइम पर। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है सुरजीत पातर। 79 की एज में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये पंजाबी कवि थे। और इतना ही नहीं, कवित्री के क्षेत्र में इन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है, इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है साल 2012 में। अपार्ट फ्रॉम दिस साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। और 2012 में जब इनको पद्मश्री दिया गया था तो उस टाइम पर ये पंजाब आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में भी सर्व कर रहे थे। ये कौन से इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं या क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? तो फाइनली इनके रिटायरमेंट की प्रतीक्षा बहुत टाइम से हो रही थी, क्योंकि इनकी फिटनेस को लेकर लगातार हर जगह पर चर्चा रहती थी। 40 की उम्र में भी इतने ज्यादा फिट ये खिलाड़ी है जितना कोई भी क्रिकेटर इस उम्र पे नहीं हुआ है आज तक। द वन एंड ओनली जेम्स एंडरसन। और जेम्स एंडरसन ने लॉर्ड्स में अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंग्लैंड टीम टेस्ट क्रिकेट मैच खेल रही है वहीं पर अनाउंस किया है कि इस टेस्ट मैच के बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें तो जेम्स एंडरसन जो है इन्होंने अपना जो करियर है ये 2003 में शुरू किया था। 21 साल का करीब इनको में इन्होंने 700 विकेट लिए हुए हैं। और ये दुनिया के तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। नंबर 1 पे कौन है? मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के 800 विकेट ले चुके हैं। दूसरे नंबर पे हैं शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के 708 विकेट ले चुके हैं। और तीसरे नंबर पे हैं जेम्स एंडरसन जो कि 700 विकेट अब ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉन दोनों ही स्पिनर हैं, लेकिन एंडरसन जो है ये पेसर है। ठीक है, तो ये भी आगे कंसीडर किया जाएगा कि एंडरसन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पेसर हैं। हाल ही में रशिया में नए डिफेंस मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि व्लादिमीर पुतिन के द्वारा रशिया के प्रधानमंत्री एक बार फिर से मिखाइल मिशस्तिन बना दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने फैसला लिया है कि यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ये अभी तक थे सरगेई सोगु, अब ये नहीं रहेंगे, इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया और इनकी जगह पर आंद्रेई बेलोसो को नए डिफेंस मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। आंद्रेई बेसलो जो है ये 65 साल के हैं। इससे पहले ये व्लादिमीर पुतिन के इकोनॉमिक इश्यूज के टाइम पर असिस्टेंट के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस काफी लंबा इनको मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ इन्हें डिफेंस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और डिफेंस का एक्सपीरियंस हुए बिना भी ये डिफेंस भाई है, रशिया में वहां के राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो वहां के प्रधानमंत्री और दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। हाल ही में भारत के पहले मेल रेसलर कौन बन गए हैं जो कि 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं? तो जो आपका पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है अमन सहरावत। तो हाल ही में क्वालिफाई कर गए हैं। अभी तक कोई भी मेल रेसलर नहीं था जो कि 2024 के ओलंपिक्स में जाने वाला हो, तो अब इनका नाम आप ध्यान रखें। अपार्ट फ्रॉम दिस भारत की तरफ से इकलौती ऐसी वेट लिफ्टर कौन है जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करी है? तो ये है मीराबाई चानू। इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। एक और बात, इस बार की 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का शुभांकर क्या है? तो इसका नाम है फ्रीट। क्या नाम है? फ्रीट। अप्रैल के महीने में भारत में रिटेल इन्फ्लेशन रेट कितना रहा, मतलब खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी रही? तो ये रही इस बार 4.83%। और आरबीआई का अगर स्तर देखें तो आरबीआई का जो कैप है, मतलब टॉलरेंस बैंड जिसको बोलते हैं, वो 2 से लेकर 6% के बीच का है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो इसके बीच में रहेगा अगर, तो मार्केट कंट्रोल में रहेगा। तो आप देख सकते हैं 4.83% इसके बीच में ही है, इसका मतलब मार्केट कंट्रोल में है। चिंता वाली यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। और ये तो बात हो गई अप्रैल की। मार्च के महीने में कितना था? ये था 4.85%। और उधर फरवरी के महीने में थोड़ा सा बढ़ा था, तब चिंता वाली बात हो गई थी, तब ये 5.09% हो गया था। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फैसला लिया है कि आने वाले समय में चंद्रमा में पहला रेलवे सिस्टम स्थापित करेंगे? मतलब ये एक बहुत बड़ी न्यूज है भाई कि आने वाले समय में चांद के ऊपर भी अब ट्रेन चला करेगी। तो ये है नासा।
अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ये जो प्रोजेक्ट होगा, इसका मेन जो कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि चंद्रमा के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बेहतर किया जा सके। मतलब उसको गति मिले, और गति कैसे मिलेगी, जब चांद के ऊपर ट्रेन चलाई जा सकेगी। और यहाँ पर ध्यान रहे, हाई स्पीड रेलवे सिस्टम की बात हो रही है, जो कि फिक्स करेगा यहाँ पर नासा। नासा ने इस प्रोजेक्ट को फ्लोट का नाम दिया है, FLOAT। इसका पूरा नाम है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। अल्टीमेटली मून के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। और नासा की अगर बात करें, 1958 में स्थापित करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। नासा की पहली सैटेलाइट कौन सी है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरर 1, जो कि इन्होंने 1958 में ही लॉन्च किया था। और इस टाइम पे इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। 2024 का फ्रेंच मोटो जीपी किसने जीत लिया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जॉर्ज मार्टिन। इन्होंने इस बार का फ्रेंच मोटो जीपी 2024 का अपने नाम कर लिया है। मार्टिन डुकाटी टीम से खेलते हैं, और डुकाटी में भी प्रेमैक टीम है। क्या नाम है इनका? प्रेमैक टीम। और दूसरे नंबर पे कौन रहे? तो ये रहे मार्क मार्केस, ये रहे सेकंड नंबर पे। और इनकी भी डुकाटी टीम है, लेकिन कौन सी डुकाटी? तो ग्रेसिनी डुकाटी इसको बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे जो रहे हैं, ये फ्रांसिस्को बगानिया रहे हैं थर्ड नंबर पे। इनकी है लेनोवो टीम, ठीक है, वही जो कंप्यूटर बनाती है। विप्रो का जो एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका वाला स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग यूनिट है, इसके नए CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है विनय फिराके। अब से विप्रो का APMEA वाला पूरा डिवीजन यही देखेंगे, और ये विप्रो के CEO को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। इस टाइम पर विप्रो के मेन CEO कौन है? इनका नाम है श्रीनी पालिया। इनको ये डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। एंड विनय फिराके ने किसकी जगह ली है? इन्होंने अनीश चेंचा की जगह ली है। अनीश चेंचा आप रिटायर हो गए हैं। विप्रो की स्थापना 1945 में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत में लगातार नए नए ग्रैंड मास्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, लगभग हर महीने एक खबर आ जाती है। तो इस बार जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है P श्याम निखिल। ये 85th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के, और इनकी एज है 31 ईयर। और इनका जो करियर रहा है, इनका करियर जब ये केवल 8 साल के थे तब से चेस खेलने लगे थे। तो फिर ये उसके बाद ग्रैंड मास्टर के लिए लगातार अपनी मैराथन पे चलते रहे, लेकिन हाँ, काफी बाद में इनको ये टाइटल मिला है। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और अगर बोला जाए 84th चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये है R वैशाली, ठीक है, इससे पहले यही बनी है। भारत ने हाल ही में चाबाहार पोर्ट, जो कि ईरान में है, उसके लिए एक एग्रीमेंट पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट के अंतर्गत भारत को अगले कितने सालों के लिए चाबाहार पोर्ट को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? तो इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगले 10 सालों के लिए भारत ही चाबाहार पोर्ट को पूरे तरीके से कंट्रोल करेगा और लीड करेगा। चाबाहार पोर्ट में मल्टीपल कंट्रीज के बिलियंस ऑफ डॉलर पहले से ही इन्वेस्टेड हैं। मैं आपको बता दूं, इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो ईरान गवर्नमेंट है, इनको चाबाहार पोर्ट के अंदर रेल स्ट्रक्चर और रोड स्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से $120 मिलियन दिए जाएंगे। इससे पहले भी भारत सरकार की तरफ से $250 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं अंबुबाची मेला जो है, ये हर साल कौन से राज्य में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। स्टैटिक जीके का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। 2024 के किसी भी SSC एग्जाम के लिए, या स्टेट एग्जाम के लिए, या रेलवे एग्जाम के लिए, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरा GS जीके का फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा जो फाउंडेशन बैच है, इसमें मैंने सब कुछ आपका कवर किया हुआ है। 30% का फ्लैट ऑफ भी इसमें चल रहा है। इसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट तो कवर किए हैं थ्योरी फॉर्म में। इसके अलावा 1 लाइनर का क्रैश कोर्स भी अलग से कवर कराया है। पिछले 5 सालों के PYQs भी कवर किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास वेरियस ऑप्शन है, जैसे कि आप ऑल सब्जेक्ट का भी कंप्लीट बैच अवेल कर सकते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज जैसे कि ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, ये सारी चीजें भी अवेल कर सकते हैं मेरी। अगर आप CPO, MTS या CHSL इस बार का दे रहे हैं, तो मैंने डुओ बैच भी लॉन्च किया है। GSGK और रीजनिंग पूरी कंप्लीट यहाँ पर इस बैच में आपको कवर होकर मिलती है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। इन बैचेस के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक पर आप नहीं जा पा रहे हैं,
तो गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप डायरेक्टली मेरे बैचेस को अवेल कर सकते हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। सुबह 10 बजे आज मिलना मत भूलिएगा 10 AM पर जो क्लास होने वाली है। वहां पर बैक टू बैक आपको 100 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराने वाला हूं आने वाले आरपीएफ, सीपीओ और सीएचएसएल एमटीएस एग्जाम के लिए। तो आज सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।